नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे NHPC, UP आर्मिनल, UP SSSC और भी कई प्रकार के एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। अभी तक मैंने कई विषयों के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उन विषयों के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जा कर के आसानी से हमारे सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है, जिसका मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन अस। इन्होंने कहा है कि फेस और फ्लैंक के बीच का एंगल जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सारे एंगल बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बनाते हैं इसका फिगर, देखिए अगर हम लोग फ्रंट व्यू बनाएं तो ये लगभग इस प्रकार से हमको एक फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। ठीक, तो इस फ्रंट व्यू में देखिए क्या है, ये जो जिस पर टूल बना हुआ है इसको बेस कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इसका ये वाला पार्ट जो मतलब टॉप पे होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको फ्लैंक कहा जाता है, इसको फेस कहा जाता है। और ये जो वाला जो पार्ट है इसको फ्लैंक कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, इसको फ्लैंक कहा जाता है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको लिप एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लिप एंगल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा और भी इसमें कई एंगल्स बन जाते हैं, उन एंगल्स के बारे में बताते हैं। ठीक, इस देखिए जैसे आप मान लीजिए ये जो है ये वाला एंगल, ये मतलब जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन जाता है इन दोनों के बीच में, ये जो वाला एंगल जो है, तो इस एंगल को कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैक रेक एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक रेक एंगल, RAKE रेक एंगल। या सिंपल कभी कभी अगर रेक एंगल कहा जा रहा हो तो इसका मतलब बैक रेक एंगल ही होता है। ठीक, और ये जो हम लोग का वर्टिकल से जो एंगल बना रहा होता है फ्लैंक जो वर्टिकल से एंगल बना रहा होता है उसको कहा जाता है एंड रिलीफ एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड रिलीफ एंगल, RELIEF एंगल, एंड रिलीफ एंगल कहा जाता है। ये जो एंगल है इसको एंड रिलीफ एंगल कहा जाता है। अब अगर हम इसी का साइड व्यू बनाते हैं, साइड व्यू मान लीजिए ये है, ये इसका साइड व्यू इस प्रकार से प्राप्त होगा हम लोगों को। इसका जो साइड व्यू प्राप्त होगा, अगर हम लोग इसका साइड व्यू बनाएं तो इस प्रकार का साइड व्यू प्राप्त होगा। तो इसके साइड व्यू में ये दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ये वाला बनता है जो इन दोनों के बीच में है, और दूसरा एंगल जो यहाँ पे बनता है। मतलब अगर हॉरिजेंटल साइड व्यू में हम लोग देखें तो हॉरिजेंटल से जो एंगल प्राप्त हो रहा है इसको साइड रेक एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, साइड रेक एंगल कहा जाता है। और उसी प्रकार ये वर्टिकल से जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है साइड रिलीफ एंगल। इसको कहा जाता है साइड रिलीफ, RELIEF, साइड रिलीफ एंगल कहा जाता है। अब अगर हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं, जैसे कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टॉप व्यू बनाते हैं इस प्रकार से, तो हमको इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टॉप व्यू प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो एंगल बनता है, इसमें जो एंगल बनता है, इसमें जो ये बनेगा एंगल, ये हो जाएगा वर्टिकल से, इसको कहा जाता है एंड कटिंग एज एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एंड कटिंग एज एंगल कहा जाता है, एंड कटिंग एज एंगल कहा जाता है। और ये वाला जो एंगल प्राप्त होता है इसको साइड कटिंग एंगल कहा जाता है, साइड कटिंग एंगल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए और इस प्रकार, तो ये हो गए इस सभी प्रकार के एंगल। मतलब हम लोग जितने एंगल देखें तो मोस्टली हमने 7 एंगल देखे हैं। ठीक, कौन कौन से, हमने जब फ्रंट व्यू बनाया था तो उसमें हमको बैक रेक एंगल देखने को मिला था, फिर लिप एंगल देखने को मिला था, और एंड रिलीफ एंगल को देखने को मिला था। और जब साइड व्यू बनाया तो उसमें साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल देखने को मिला। और जब हमने टॉप व्यू बनाया तो उसमें कौन कौन सा मिला, एंड रिलीफ एंगल मिला देखने को, और उसके अलावा साइड रिलीफ एंगल भी देखने को
मिलता है। इसके अलावा ये जो इसकी नोस होती है, इसकी जो रेडियस होती है, जो भी जिस रेडियस पे ये होगा उसको कहा जाता है नोस रेडियस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नोस रेडियस कहा जाता है। ठीक, प्रत्येक एंगल का अपना अपना महत्व होता है, जो समय आने पर मैं सबके बारे में धीरे धीरे एक एक करके बताता जाऊँगा। ठीक, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिला उसको सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कहा द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फेस और फ्लैंक के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, तो ये इस प्रकार से था, है ना, इसमें। तो ये आपका क्या था? ये फेस था और ये इसका क्या है? फ्लैंक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का एंगल कहलाता है लिप एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है? लिप एंगल। ठीक, लिप एंगल ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिप एंगल जितना ज़्यादा होगा टूल उतना ही अधिक मजबूत होगा, उतना ही इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी, और लिप एंगल जितना कम होगा टूल उतना ही कमज़ोर होगा। लेकिन अगर लिप एंगल बढ़ता है, लिप एंगल हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो टूल की यहाँ पे जो शार्पनेस है, टूल की यहाँ पे शार्पनेस है वो क्या है? वो कम होती जाएगी। तो मतलब ठीक, और रैक एंगल क्या है? क्या है? ये रेक एंगल जो है, ये हम लोग का ये रेक एंगल वो लगातार कम हो जाएगा। मतलब लिप एंगल बढ़ेगा तो रेक एंगल कम हो जाएगा, और रेक एंगल बढ़ेगा तो लिप एंगल कम हो जाएगा। ठीक, तो हमको दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करके चलना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिप एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लिप एंगल। बाकी हमने आपको रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल रिलीफ एंगल को कहा जाता है। यहाँ रिलीफ एंगल की जगह पर लोग क्लियरेंस एंगल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, तो एंड रिलीफ एंगल अलग होता है, साइड रिलीफ एंगल अलग होता है। ठीक, और रेक एंगल आपको बता ही दिया। रेक एंगल क्या होता है? रेक एंगल जिसको हम लोग इसको कहते हैं बैक रेक को ही नॉर्मली अगर बैक सिर्फ रेक एंगल लिखा है तो उसे बैक रेक एंगल माना जाता है, और अगर साइड रेक एंगल है तो पूरा साइड रेक एंगल वर्ड पूरा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग वर्क मटेरियल। निम्नलिखित वर्क मटेरियल को देखना है। इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी इन मशीनिंग। ठीक है, इनको किस क्रम में एडजस्ट करना है जैसे इनकी मशीनिंग की जो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है जिसकी मशीनिंग आसानी से हो जाती है उसको सबसे पहले रखना है, जिसकी मशीनिंग कठिन होती है उसको सबसे आखिरी में रखना है। ठीक, तो देखिए जो भी कोई पदार्थ की मशीनिंग जिस प्रकार से हो जाती है, जो मशीन पदार्थ जिसके आसानी से उसकी मशीनिंग हो जाती है उसको कहते हैं कि उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है। मशीनेबिलिटी क्या होता है? मशीनेबिलिटी में भी डिफाइंड कि हाउ इजी वी कैन मशीन एनी मटेरियल। मशीनेबिलिटी, तो हमको इनको मशीनेबिलिटी के क्रम में डिसाइड रखना है। ठीक, तो मशीनेबिलिटी के क्रम में रख देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे सरल होता है जिसकी मशीनिंग करना होता है वो होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की मशीनिंग करना सबसे सरल होता है। ठीक, तो इन सब में सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या रखेंगे? सबसे पहले नंबर पे हम लोग रखेंगे माइल्ड स्टील को। क्यों? क्योंकि इसमें ये डक्टाइल मटेरियल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से आसानी से इसकी मशीनिंग की जा सकती है। तो माइल्ड स्टील देखिए नॉर्मल डेज में यूज़ होने वाला, मतलब क्या कहते हैं सबसे अच्छे कि हम लोग के दैनिक जीवन में जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मटेरियल जो होता है वो माइल्ड स्टील का ही होता है। आप जो भी मटेरियल देखेंगे जिसको आप कह देते हैं लोहे का बना है, वास्तव में माइल्ड स्टील का बना होता है। जैसे घर की खिड़कियों की जालियाँ माइल्ड स्टील की बनी होती हैं। हम लोग के जो बेंचेस होती हैं लोहे की बैठने की वो भी माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक, घर में अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो जिस चीज़ की बनी होंगी वो सभी चीज़ें माइल्ड स्टील की ही बनी होती हैं। इवन हम लोग के घर में जो छड़ें पड़ी होती हैं जिससे छतें बनती हैं या फिर मेसन का वर्क होता है, ठीक, कंक्रीट बनता है, वो भी माइल्ड स्टील ही होता है। तो माइल्ड स्टील का क्योंकि माइल्ड स्टील वर्क करना सबसे आसान होता है, तो माइल्ड स्टील की मशीनेबिलिटी सबसे सरल होती है। उसके बाद इसमें जो होगा ग्रे कास्ट आयरन, इसके बाद ग्रे कास्ट आयरन की मशीनेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है उसमें ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है, तो वो नेचर से सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक, और साथ में ब्रिटिल होता है। तो इसमें क्या, इसमें जो चिप्स जनरेट होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। किस प्रकार चिप्स होती हैं? डिसकंटिन्यूअस। ठीक, और साथ में ये भी ध्यान रखिए ग्रे कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए हमको किसी प्रकार के लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसका जो ग्रेफाइट है वो स्वयं एक स्नेहक या ये कहें कि लुब्रिकेंट की भांति काम करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रे के दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा।
इसके बाद स्टेनलेस स्टील आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्यों आ जाएगा? कि स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा हार्ड होता है, उसकी मशीनिंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए उसके बाद तीसरे नंबर पे स्टेनलेस स्टील रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एलॉय है, एलॉइंग होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और माइल्ड स्टील से भी अधिक होती है। ठीक, तो इसका और जो सबसे हार्ड मटेरियल होता है टाइटेनियम इन चारों में, तो इसकी मशीनिंग और कठिन होती है। तो जो इसका हमको क्रम प्राप्त होगा, सबसे पहले माइल्ड स्टील, दूसरे पे कास्ट आयरन, तीसरे पे स्टेनलेस स्टील और चौथे पे टाइटेनियम। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1 कहाँ आपको देखने में? 2 4 3 1 हमको यहाँ ऑप्शन सी में देखने मिलता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इन अ मिलिंग ऑपरेशन 2 साइड मिलिंग कटर्स आर माउंटेड विथ अ डिजायर्ड डिस्टेंस। इन्होंने कहा है कि एक मिलिंग ऑपरेशन है जिसमें दो साइड मिलिंग कटर, साइड मिलिंग कटर का मतलब होता है इस प्रकार के कटर जो सिर्फ एक साइड से, मतलब किसी एक मतलब साइड से कटिंग कर रहे होते हैं। साइड मिलिंग कटर आर माउंटेड विथ अ डिजायर्ड डिस्टेंस, दो डिस्टेंस पे हैं, सो दैट बोथ साइड ऑफ वर्क पीस कैन बी मिल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ एक मिलिंग कटर है, दूसरा मिलिंग कटर ये है। ठीक, दोनों मिलिंग कटर, एक वहाँ वर्क पीस है, इसके वर्क पीस के दोनों साइड को एक साथ क्या करते हैं? मिलिंग करते हैं। तो इस सेटअप को क्या कहते हैं? मतलब जो इस प्रकार का मिलिंग होगा उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, अलग अलग प्रकार की मिलिंग के अलग अलग नाम होते हैं, तो मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ। देखिए, अगर हम मिलिंग मेथड्स की बात करें, तो मिलिंग मेथड की बात करें, देखिए कौन कौन से प्रकार के मिलिंग होते हैं। एक होती है पेरीफेरल मिलिंग। अगर हम मिलिंग कटर के हिसाब से देखें तो मिलिंग कटर के हिसाब से होती है पेरीफेरल मिलिंग। सबसे पहले कौन सी होती है? पेरीफेरल मिलिंग। ठीक, पेरीफेरल मिलिंग ये क्या है? ये किसके हिसाब से है? हम लोग पहले मिलिंग कटर के हिसाब से बता रहे हैं। तो मान लीजिए पहला हो जाता है पेरीफेरल मिलिंग। ये दो तरीके की होती है, एक होती है अप मिलिंग और दूसरी होती है डाउन मिलिंग। एक होती है अप मिलिंग और दूसरी होती है डाउन मिलिंग। ठीक, और दूसरी होती है, देखिए अप मिलिंग डाउन मिलिंग किस प्रकार से होती है? अप मिलिंग और डाउन मिलिंग देखिए ये इस प्रकार से है। अगर वर्क पीस का डायरेक्शन एक हो और जो हम लोग का मिलिंग कटर है उसका डायरेक्शन अलग हो। ठीक, देखिए यहाँ पे दोनों कहाँ देखना है? यहाँ पे मतलब सीधे सीधे जो हम लोग का वर्क पीस का डायरेक्शन इस तरफ हो, ठीक, और जो मिलिंग कटर का डायरेक्शन इस तरफ हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसे कहा जाता है अप मिलिंग कहा जाता है। इसे देखिए अप अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट से याद रखिए अप मिलिंग। जब वर्क पीस का डायरेक्शन और मिलिंग कटर का डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में हो, मतलब हम लोग वर्क पीस का जो फीड दे रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके? मिलिंग कटर के रोटेशन के डायरेक्शन में, तो उसको कहा जाता है, उसको अप मिलिंग कहा जाता है, या इसी को कन्वेंशनल मिलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल मिलिंग कहा जाता है। ठीक, तो ये इसको कहा जाता है अप मिलिंग कहा जाता है। अब यदि या अप मिलिंग इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से होती कि हमको जो वर्क पीस का फीड दे रहे हैं, ठीक, और वो और साथ में जो मिलिंग कटर का डायरेक्शन है दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इसको कहा जाता है डाउन मिलिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको डाउन मिलिंग कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? डाउन मिलिंग। क्यों? दोनों का एक ही डायरेक्शन में अगर है, वर्क पीस भी जिस डायरेक्शन में हम लोग फीड कर रहे हैं वो, और जिस डायरेक्शन में हम लोग मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है वो, दोनों अगर एक ही सेम है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ये है डाउन मिलिंग या नॉन कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं। इसको कभी कभी क्लाइंब मिलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइंब मिलिंग भी कहा जाता है। हम दोनों के बारे में अंतर अभी आगे वाले क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको विस्तार से बताएंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में। ठीक, तो ये हो गया है आपका पेरीफेरल मिलिंग। और दूसरा एक होता है फेस मिलिंग। ये जितने बता रहे हैं वो क्या है? ये मिलिंग कटर के प्रोपोर्शन के आधार बता रहे। बी क्या हो जाएगा? फेस मिलिंग। ठीक, फेस मिलिंग में क्या होता है? फेस मिलिंग में आपका कटर जो होता है वो इस तरह का होता है, और ये मान लीजिए वर्क पीस है, तो मतलब यहाँ पे जो इसके तीत होते हैं वो इधर पे होते हैं। ठीक, तो इस ऐसे समझ लीजिए कि इसमें फेस मिलिंग में जो कटर होता है इसको फेस कटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फेस कटर कहा जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है पूरी सतह की फेसिंग करने के लिए किया जाता है। तो अगली जो मिलिंग है वो होती है एंड मिलिंग। ठीक, अगली जो मिलिंग बता रहा हूँ वो है क्या है? एंड मिलिंग। एंड मिलिंग क्या होता है? एंड मिलिंग में जो होता है, एंड मिलिंग में इस प्रकार से एंड कटर होता है
और ये इस प्रकार से होता है। और ये किसी से किसी होल को है उसकी मिलिंग करने के लिए क्या कहते हैं, एंड कटर होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जब कटिंग करना होता है तो एंड मिलिंग कहा जाता है। इसको हम लोग एंड ड्रिल भी कभी कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड ड्रिल भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया एंड मिलिंग। तो ये 3 तरीके से हो गया आता है अगर हम लोग किसी मिलिंग कटर को यूज़ कर सकते हैं। एक पेरिफेरल मिलिंग के यूज़ में कर सकते हैं, फेस कटर द्वारा फेस मिलिंग कर सकते हैं, और एंड ड्रिल कटर द्वारा हम लोग एंड मिलिंग कर सकते हैं। लेकिन मिलिंग ऑपरेशंस की भी अलग अलग नाम होते हैं। जब अलग अलग तरीके से हम लोग मिलिंग कटर को यूज़ करते हैं तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो मिलिंग ऑपरेशन अगर हम लोग कहें तो मिलिंग ऑपरेशन देखिए क्या कौन कौन से होते हैं। मिलिंग ऑपरेशन सबसे पहले होते हैं प्लेन मिलिंग। क्या होते हैं, प्लेन मिलिंग। प्लेन मिलिंग क्या होता है, प्लेन मिलिंग में जैसे हमको कोई सिंपल फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना है और उसके लिए हम लोग पेरिफेरल मिलिंग या फेस कटर के द्वारा क्या कहते हैं, एक सिंपल पेरिफेरल स्पेस हमको अगर कोई सिंपल सरफेस जनरेट करना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल मिलिंग, जैसे हमने अभी अप मिलिंग डाउन मिलिंग कहा, या फेस मिलिंग के द्वारा अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो प्लेन मिलिंग कहा जाता है। मतलब हमको एक सी सरफेस, एक फ्लैट सरफेस जनरेट करना है तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग प्लेन मिलिंग। दूसरा होता है साइड मिलिंग। दूसरा क्या होता है, साइड मिलिंग। साइड मिलिंग में क्या होता है, साइड मिलिंग जैसे ये वर्क पीस है और हमको वर्क पीस का इस किसी एक साइड की मिलिंग करनी होती है तो उसको कहा था साइड मिलिंग। इसमें इस प्रकार का देखा कटर होता है, फेस कटर, ठीक, ये इस प्रकार से होता है। तो इसके द्वारा, और ये आर्बर पर ये मिलिंग कटर लगा होता है, ठीक, आर्बर पर इस मिलिंग कटर को ऐसे लगा होता है। और ठीक, तो एक सर ये याद रख लीजिए कि आपको सर पूछा जाता है कि मिलिंग कटर को किस पे सेट किया जाता है, तो मिलिंग कटर को हमेशा आर्बर पे सेट किया जाता है, ARBOR, ठीक, ARBOR, आर्बर। तो साइड मिलिंग कटर, तो इसके द्वारा अगर हम वर्क पीस के साइड को मिलिंग कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है साइड मिलिंग कहा जाता है। अब तीसरा जो होता है वो होता है गैंग मिलिंग। क्या होता है, गैंग मिलिंग। ठीक, जब एक साथ ढेर सारे मिलिंग कटर किसी वर्क पीस पे काम करते हैं, मतलब मल्टीपल सरफेसेस को एक साथ, मल्टीपल मिलिंग कटर है और मल्टीपल सरफेसेस है तो एक साथ किया जाता है तो उसे कहा जाता है गैंग मिलिंग कहा जाता है। सपोज हमारे पास ये इस प्रकार का मिलिंग कटर है, ठीक, इस प्रकार का मिलिंग कटर है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का मिलिंग कटर, मतलब ये एक मिलिंग कटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक, ये देखिए इस प्रकार का मिलिंग कटर है और इसे पूरा का पूरा किसी सरफेस की मिलिंग कर रहा होता है तो हमको जो वर्क पीस प्राप्त होगा वो इस प्रकार का वर्क पीस रह जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार की जो मिलिंग होती है इसको कहा जाता है गैंग मिलिंग कहा जाता है। मतलब एक साथ ढेर सारे मल्टीपल टूल हैं, और सॉरी मल्टीपल हमारे पास क्या है, मिलिंग कटर है और मल्टीपल सरफेसेस है, सब पे एक साथ वर्क भी हो रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गैंग मिलिंग कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, गैंग मिलिंग कहा जाएगा। और जो चौथा होता है अगला, वो होता है उसको फॉर्म मिलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्म मिलिंग। फॉर्म मिलिंग का मतलब होता है जब हमको कोई सरफेस जनरेट करना है, ठीक, अब ये क्या हो सकता है, ये सरफेस क्या हो सकता है, ये कनकेव भी मान लीजिए, देखिए इस प्रकार का हमारा मिलिंग कटर हो, ठीक, तो इस जब सरफेस जनरेट होगी तो कैसी हो जाएगी, ये कनकेव सरफेस जनरेट हो जाएगी। इसके द्वारा अगर हम लोग मिलिंग कर देंगे तो इसको ऐसे रोटेट करते हुए, और इसी प्रकार अगर हमारा मिलिंग कटर का शेप इस प्रकार से हो तो उससे हम लोग मिलिंग करेंगे तो इस प्रकार का कन्वेक्स सरफेस मिल जाएगा। इस प्रकार का कैसा सरफेस मिल जाएगा, कन्वेक्स सरफेस मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से फॉर्म मिलिंग कटर द्वारा हम लोग कनकेव सरफेस भी और कन्वेक्स सरफेस दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिलिंग और ऑपरेशन होता है जिसको कहा जाता है, इस प्रकार बहुत पतला मिलिंग कटर यूज होता है, इस प्रकार से एकदम पतला सा, तो इसके द्वारा हम लोग किसी वर्क पीस को काट कर अलग कर देते हैं तो इसको कहा जाता है सॉ मिलिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सॉ मिलिंग कहा जाता है। ठीक, देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगली जो मिलिंग ऑपरेशन है इसको कहा जाता है स्टारडल मिलिंग। इसको क्या कहा जाता है, स्टारडल मिलिंग। स्टारडल मिलिंग कैसे कहते हैं, जैसे आपको वर्क पीस है, इस वर्क पीस के हमको दोनों साइड को एक साथ अगर मिलिंग करना होता है तो इस प्रकार का मिलिंग कटर यूज होता है। एक मिलिंग कटर यहाँ होगा, दूसरा मिलिंग कटर दूसरी तरफ होगा और ये दोनों एक साथ आपका मिलिंग कर रहे होंगे दोनों साइड को, तो इस प्रकार का जो मिलिंग कट होती है इसको कहा जाता है स्टारडल मिलिंग कहा जाता है, STARDL, स्टारडल मिलिंग कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मिलिंग ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को
क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि इन अ मिलिंग ऑपरेशन टू साइड्स मिलिंग कटर आर माउंटेड विद अ डिजायर्ड डिस्टेंस। एक डिजायर्ड डिस्टेंस मतलब जितनी निश्चित दूरी है उस निश्चित दूरी पे दोनों मिलिंग कटर को हम लोग रखते हैं। बोथ साइड ऑफ ए वर्क बिटवीन दम, इस प्रकार से रखा जाता है कि किसी वर्क पीस के दोनों साइड की एक साथ मिलिंग की जा सके। तो इस मिलिंग क्या कहते हैं, इस मिलिंग को हम लोग कहते हैं स्टारडल मिलिंग कहते हैं। इस प्रकार मिलिंग क्या कहते हैं, स्टारडल मिलिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गैंग मिलिंग आपको बता दिया, साइड मिलिंग बता दिया, बचा स्ट्रिंग मिलिंग। स्ट्रिंग मिलिंग देखिए क्या होता है, स्ट्रिंग मिलिंग होता है जब हमको ढेर सारे वर्क पीस की एक साथ हमको मिलिंग करनी होती है। सपोज ये एक वर्क पीस है, दूसरी वर्क पीस ये है, तीसरी वर्क पीस ये है, चौथी वर्क पीस ये है, ठीक। तो अगर हमको इन सबको मिलिंग करनी तो एक ही मिलिंग कटर होता है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है और रोटेट करता रहता है, ठीक। और सारे वर्क पीस धीरे धीरे इसके नीचे से होकर गुजरते रहते हैं और सबकी बारी बारी से मिलिंग करता रहता है और सारे वर्क पीस एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो इसको कहा जाता है स्ट्रिंग मिलिंग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक ही जैसे डोरी के रूप में एक दूसरे से सभी बंधे हुए हैं और मिलिंग होती चली जाती है, लगातार सबकी मिलिंग होती चली जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया स्टारडल मिलिंग। इसका आंसर क्या हो गया, स्टारडल मिलिंग। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ ग्राइंडिंग व्हील A60G7B23 B स्टैंड्स फॉर। इन्होंने कहा है कि ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें हमको बताना है कि इसमें बी का क्या मतलब है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन ही बता देते हैं। तो देखिए अगर हम ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन देखें, डेजिग्नेशन देखें, तो ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफिकेशन देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये वाला हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक अंक होता है, कोई भी अंक होगा, उसके बाद कोई एक लेटर होगा, उसके बाद फिर क्या है, एक अंक होगा, फिर एक लेटर होगा, फिर एक अंक होगा, फिर एक लेटर होगा, फिर एक अंक होगा, ठीक। तो इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए अगर इसमें 7 अंक दिए हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो अगर 7 अंक दिए हुए हैं, देखिए इसमें से सिर्फ बीच के 5 पार्ट जो होते हैं भाई हमारा स्पेसिफिकेशन मेन होता है। बाकी जो लास्ट के 2 वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये बतलाते हैं कि ये वो मतलब मैन्युफैक्चरर इंडेक्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर अपने लिए होते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं। तो अगर वो अंक नहीं भी दिए हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अगर 5 अंकों से अगर अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट पे ही ख़त्म होता है, तो वो भी उतना ही हमारा ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन हो जाता है। यदि अंक से शुरू होता है, अंक से ख़त्म होता है, तो उन दोनों अंकों को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला ये अल्फ़ाबेट बना होगा, ये जो होता है ये आपको बताता है कि अब्रेसिव कौन सा है। क्या बताता है ये बताता है कि आपका अब्रेसिव कौन सा है, ठीक। मतलब किस प्रकार का अब्रेसिव हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये जो बताता है, ये बताता है कि इसका ग्रेन साइज़ क्या है, जो भी हम लोग अब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रेन साइज़ क्या है। तीसरा जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, ये बताता है कि ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस क्या है, ठीक। उसके बाद जो अगला अंक दिया होता है वो आपको बताता है कि इसका ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर क्या है। इन सभी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ अभी आपको कि स्ट्रक्चर क्या है। और आखिरी में जो वर्ड अल्फ़ाबेट होता है ये आपको बताता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक। तो 5 वर्ड है। पहला क्या होता था, अब्रेसिव, दूसरा ग्रेन साइज, तीसरा हार्डनेस, और चौथा क्या बताएगा, स्ट्रक्चर, और 5वां क्या बताएगा, बॉन्ड, ठीक। तो ये 5 आपको याद रखने, तो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तब देखिए सभी का मतलब क्या है, सभी के मतलब को भाई बता देते हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे सी लिखा हुआ था तो क्या बता रहा था आपको, अब्रेसिव बता रहा था, ठीक। तो अगर अब्रेसिव बता रहा था, देखिए इसके अलग अलग नाम हैं। अगर सी लिखा हुआ है तो वो जो है तो कौन, देखिए अब्रेसिव कई तरीके के होते हैं, तो उसके अनुसार ही नाम जो होगा, अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेट हम लोग वहाँ यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग होगा। जैसे सी लिखा हुआ तो सी का मतलब होता है कि वो जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड है। कौन सा कार्बाइड है, वो सिलिकॉन कार्बाइड है, उसका अब्रेसिव। अगर ए लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगर बी लिखा होता तो हम क्या होता है, वो होता CBN होता है, CBN होता है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। देखिए
जो प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा पाया जाता है? जो प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो है डायमंड। ठीक, तो लेकिन क्या होता है, डायमंड हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए ये आर्टिफिशियल मटेरियल है CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। क्या है? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। और अगर डी लिखा होता तो क्या हो जाता है? इसका मतलब डायमंड है। ठीक, तो मतलब क्या है, जो हम लोग अभी स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें जो सबसे पहला वर्ड जैसे इसमें ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर बी लिखा होता तो मतलब होता क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है, सी लिखा होता मतलब सिलिकॉन कार्बाइड है, और डी लिखा होता डायमंड। मतलब इस जगह पे जो वर्ड लिखा होता है उसके आधार पर हम लोग बता देते कौन सा अब्रेसिव है। ठीक, अब उसके बाद जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो क्या है? दूसरा वर्ड यहाँ पे है 60। तो यहाँ जो अंग अगर अंग के रूप में होता, दूसरा वर्ड जो होता अंग के रूप में होता, ये क्या बताता है? ये आपको बताता है कि ग्रेन साइज क्या है। दूसरा अंग क्या होता था? ग्रेन साइज क्या है। ठीक, ग्रेन साइज का मतलब होता है कि उसमें जो हम लोग अब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील में यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है, उस ग्रेन का साइज क्या है। तो इसके द्वारा हम लोग ग्रेन साइज बताते हैं। तो ग्रेन साइज देखिए, अगर ग्रेन साइज 10 से 24 के बीच में है तो ये माना जाता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है ये रफनिंग के लिए है। क्या है? सिर्फ रफनिंग कार्य करने के लिए। किस प्रकार का कार्य करने के लिए? रफनिंग कार्य करने के लिए है। अगर यही 30 से लेकर के 60 के बीच में हो, ठीक, तो 30 से तो ऐसे माना जाता है ये मीडियम प्रकार के वर्क करने के लिए। किस प्रकार के वर्क करने के लिए? मीडियम प्रकार के वर्क करने के लिए है। ठीक, और यदि 70 से लेकर के 180 तक हो तो ये माना जाता है कि ये फिनिशिंग का कार्य करने के लिए। किस प्रकार के कार्य करने के लिए? फिनिशिंग के कार्य करने के लिए है। और यही अगर जो है, यही आपका ग्रेन साइज 220 से लेकर के 600 तक हो तो ये माना जाता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है कि सुपर फिनिशिंग कार्यों के लिए। किस प्रकार के कार्यों के लिए? सुपर फिनिशिंग कार्यों के लिए है। ठीक, तो मतलब अगर 10 से 24 है तो रफनिंग, 30 से 60 है तो मीडियम प्रकार के कार्यों करने के लिए, 70 से 180 तो फिनिशिंग के कार्यों के लिए, और 220 से लेकर 600 तक है तो सुपर फिनिशिंग प्रकार के कार्यों को करने के लिए है। तो अलग अलग प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील में जो ये इसका ग्रेन साइज है उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि किस प्रकार के कार्य करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ 60 लिखा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो ग्राइंडिंग व्हील है जिसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो क्या है? वो बताता है कि इसकी किस प्रकार के कार्य करने के लिए? मीडियम प्रकार के कार्यों करने के लिए है। अब बीच में देखिए कुछ वो छूटे हुए अंक, तो उसका ये मतलब नहीं कि उस अंक को ग्राइंड व्हील नहीं आती। उसके बीच में जो आती है, ये जो इसमें जो बताया जाता है कि इस कार्य करने के लिए, इस कार्य करने के लिए, इसका कोई क्लियर कट नहीं होता। हम लोग उस प्रकार ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो उसके बीच में क्या है, जो रेंज है उसमें आने वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग उस तरह दूसरे मतलब सीमा के उस तरफ के कार्यों को भी करने के लिए किया जा सकता है, इस तरफ के कार्यों को भी करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा जो वर्ड इन्होंने लिखा है वो लिखा हुआ जी। तो जो तीसरा ये वर्ड होता है ये बतलाता है ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस क्या है। ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस का मतलब क्या है। देखिए अभी तक मैं आपको जो बताता कि हार्डनेस का मतलब होता है किसी सरफेस की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसका इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन या किसी प्रकार के अब्रेजन का विरोध करता है, तो उसे हम लोग हार्डनेस कहते हैं। लेकिन यहाँ ग्राइंडिंग व्हील के हार्डनेस का मतलब अलग होता है। ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस का मतलब होता है कि ग्राइंडिंग का जो बॉन्डिंग मटेरियल है और उसमें अब्रेसिव होते हैं। ठीक, जब ग्राइंडिंग व्हील जो होती है कुछ इस तरह समझिए कि जैसे हम लोग का जैसे आटा है, आटे में हम लोग ने कचौड़ी का मसाला डाल रखा है, तो कचौड़ी का मसाला क्या है? अब्रेसिव है, और आटा क्या है? उसका बॉन्डिंग मटेरियल है। ठीक, तो इसी प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील बनती है। तो ग्राइंडिंग व्हील कैसे बनती है? ग्राइंडिंग व्हील बनती है, एक हम लोग का बॉन्डिंग मटेरियल होता है जिसमें हम लोग अब्रेसिव को डालते हैं और उनको एक साथ पूरा गूंथ दिया जाता है, फिर उसको शेप दे दिया जाता है। तो वो बॉन्डिंग मटेरियल कितनी कठोरता से, मतलब कितने मजबूती से उस अब्रेसिव को पकड़ा हुआ है, उसी को कहा जाता है हार्डनेस ऑफ द व्हील। मतलब अगर बहुत अधिक तेजी से, मतलब जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो अब्रेसिव को काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ, तो उसे हम कहेंगे कि वो कैसा व्हील है? वो हार्ड व्हील है। और ठीक, और अगर उसको बहुत लूज पकड़ा हुआ है, मतलब इतना लूज कि वो आसानी से उसमें से अलग हो जाएगा, ठीक, तो उसको कहते हैं कि वो सॉफ्ट व्हील है। वो कैसा व्हील है? सॉफ्ट व्हील है। तो अब ये
जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट जी, तो इससे हम लोग कैसे पता करें कि मटेरियल सॉफ्ट है कि हार्ड। तो अगर ए से लेकर के एच तक वर्ड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, तो इसको हम कहेंगे कि सॉफ्ट व्हील है। कैसा व्हील है? सॉफ्ट व्हील है। मतलब इसमें जो अब्रेसिव है वो आसानी से बॉन्डिंग मटेरियल से बाहर हो जाएंगे। और अगर आई से लेकर पी तक है तो इसको हम कहेंगे कि ये मीडियम है। क्या है ये? मीडियम व्हील है। किस प्रकार का व्हील है? मीडियम व्हील है। मतलब ये मतलब इसमें जो अब्रेसिव है बॉन्डिंग मटेरियल्स उतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। फिर दिया है क्यू से लेकर के अगर जेड तक है तो इसको कहेंगे कि ये हार्ड व्हील है। किस प्रकार का व्हील है? हार्ड व्हील है। ठीक, तो हार्ड व्हील क्या होता है? मतलब इसमें जो अब्रेसिव है वो बॉन्डिंग मटेरियल से आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, थोड़ा कठिनता से निकलेंगे। तो ये हो जाता है, अलग अलग प्रकार के बॉन्डिंग मटेरियल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हमें किसी हार्ड मटेरियल का करना है, ग्राइंडिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा सॉफ्ट व्हील लेते हैं। अगर सॉफ्ट मटेरियल की हमको ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मटेरियल लेते हैं? हार्ड मटेरियल, हार्ड ग्राइंडिंग व्हील लेते हैं। ठीक, अब हमने जी बता दिया। अगले बात जो लिखा होता है वो अंक लिखा होता है। ठीक, तो ये जो अंक लिखा होता है ये बतलाता है कि स्ट्रक्चर क्या है। क्या है ये? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का पहले मतलब बता देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसमें जो बॉन्डिंग मटेरियल में जो अब्रेसिव है वो नज़दीक है कि दूर है। अगर नज़दीक है तो उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है? डेंस स्ट्रक्चर है। क्या है? डेंस स्ट्रक्चर। मतलब उसमें अगर अब अब्रेसिव जो है ग्राइंडिंग मिल में नज़दीक है तो उसे हम कहेंगे कि डेंस स्ट्रक्चर है। ठीक, और अगर दूर है तो उसे हम कहेंगे कैसे है? ओपन स्ट्रक्चर है। किस प्रकार से है? ओपन स्ट्रक्चर है। मतलब एक तरह से समझिए कि जो ग्राइंडिंग व्हील की में अब्रेसिव की पोरोसिटी है वो उसको बताता है। तो अगर डेंस है, अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा कि हम एकदम परफेक्टली क्लोज्ड है, मतलब एकदम बहुत अधिक डेंस हैं। और अगर 16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक, तो देखिए यहाँ 7 लिखा है, 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का मतलब है ये 0 से लेकर 16 के बीच में कहीं है, तो ऐसा मान सकते हैं उसका स्ट्रक्चर ओपन और डेंस के बीच में किसी न किसी जगह पे लाई करता है। तो अलग अलग हिसाब से उसको ऐसा मान लिया जाता है कि अलग अलग प्रकार का किस प्रकार उसके मतलब बीच की ओपननेस कितनी होगी उसको अंकों में दर्शाने के लिए हम लोग बताते हैं। अगर 0 लिखा है तो बहुत डेंस है, 16 लिखा है तो एकदम ओपन है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है 7 क्या है, जो यहाँ भी वर्ड लिखा होगा, यहाँ पे अंक लिखा होगा, वो क्या कहेगा कि उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो आखिरी बचता है वो बचता है बी। ठीक, ये क्या बताता है? ये बतलाता है, ठीक, ये क्या बतलाता है? ये आपका बतलाता है बॉन्ड बताता है, मतलब कौन सा बॉन्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए जो सबसे पहले ये बतला रहा था, ये क्या बता रहा था? ये अब्रेसिव का तरीका बता रहा था, मतलब कौन सा अब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ जो लिखा होगा वो बताएगा कि हम लोग कौन सा बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग बॉन्ड को अलग अलग नामों से दर्शाते हैं। तो देखिए कौन से नाम से किस बॉन्ड को किस नाम से दर्शाते हैं। अगर वी लिखा हुआ है, वी फॉर वैन लिखा हो, तो ये विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। कैसा होता है? विट्रीफाइड बॉन्ड। ये किस प्रकार का बॉन्ड होता है? विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। विट्रीफाइड बॉन्ड क्या होता है? ये एक प्रकार का ग्लास मटेरियल होता है, ठीक, जो कि बहुत अधिक मजबूत व्हील का निर्माण करता है। एक प्रकार का ग्लास मटेरियल होता है। अगर एस लिखा हुआ है तो मतलब सिलिकेट बॉन्ड है। किस प्रकार का बॉन्ड है? सिलिकेट बॉन्ड है। किस प्रकार का बॉन्ड है? सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड का मतलब होता है सोडियम सिलिकेट का बना हुआ। किस चीज़ का बना हुआ है? सोडियम सिलिकेट का। अगर ये लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है, तो मतलब ये कि रेजिनॉइड बॉन्ड है। क्या है? रेजिनॉइड बॉन्ड है। ठीक, रेजिनॉइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रेजिनॉइड जो होता है इसका मतलब होता है कि थर्मोसेटिंग मटेरियल होता है, ठीक, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, तो ये जो रेजिनॉइड होता है एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ये विट्रीफाइड बॉन्ड के अपेक्षा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका प्रयोग विट्रीफाइड बॉन्ड के अपेक्षा अधिक किया जाता है। अगर आर लिखा हुआ है तो रबर बॉन्ड है। किस प्रकार का बॉन्ड है? रबर बॉन्ड। ठीक, और अगर एम लिखा है तो किस प्रकार का बॉन्ड है? वो मेटल बॉन्ड है, मेटल का बॉन्ड बना है। ठीक, तो जो बॉन्डिंग मटेरियल है उसके बारे में बताता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन आपको बता दिया।
तो इसमें पूछा क्या है, इसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है। तो मैंने कहा था कि अगर शुरू और आखिरी में अंक है तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। तो देखिए शुरू में यहाँ अंक तो नहीं है, आखिरी में यहाँ अंक है, तो इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर का इंडेक्स होता है, उसका कोई लाभ नहीं। ठीक, अब ये बचती है 1 2 3 4 5 चीज़ें। तो इसमें बी पूछा है, तो सबसे आखिरी में बी, तो ये क्या चीज़ बताता है, ये बताता है कि बॉन्ड बताता है ना। तो बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड बताता है, तो यहाँ पे हमने कहा बी वर्ड लिखा है, तो मतलब कौन सा बॉन्ड है, बी वर्ड लिखा मतलब रेजोनॉइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, रेजोनॉइड बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका रेजोनॉइड बॉन्ड। रबर बॉन्ड के लिए क्या वर्ड होता है, रबर बॉन्ड के लिए आर होता है। सिलिकॉन बॉन्ड के लिए क्या होता है, यस होता है। और शेलॉक बॉन्ड भी होता है, इन दोनों के लिए ही यस का यूज किया जाता है, शेलॉक बॉन्ड भी। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा सॉफ्ट मटेरियल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंडेड विथ ड्यू टू। इन्होंने कहा सॉफ्ट मटेरियल की हम लोग क्या है, क्या कर सकते हैं, आसानी से उसकी ग्राइंडिंग नहीं की सकते हैं। मतलब सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करना कठिन होता है, क्यों। तो देखिए आंसर, चार आंसर दे द हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व, फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, सी रैपिड व्हील वेयर, और डी क्या होता है, लो वर्क पीस स्टिफनेस। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग सॉफ्ट मटेरियल ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, जैसे सॉफ्ट मटेरियल है, तो क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल का आसानी से घिस जाता है, तो ये क्या, साथ में इसमें विशेषता क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील पे जा करके चिपक जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील पे चिपक जाता है। तो उसमें क्या है, लगातार जो अब्रेसिव से चिपकता चला जाता है, ग्राइंडिंग व्हील पूरी तरह से चारों तरफ से सॉफ्ट मटेरियल इसमें चिपक जाएगा, जिस सब इससे चारों तरफ चिपक जाएगा। तो फिर हमको क्या है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसकी हम लोग ग्राइंडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो फिर हमको पहले इस ग्राइंडिंग व्हील को साफ करना पड़ेगा, जब साफ करना पड़ेगा उसके बाद फिर हम लोग उसकी ग्राइंडिंग शुरू करेंगे। तो ये समस्या होती है सॉफ्ट मटेरियल ग्राइंडिंग करते समय। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है जी, अब हम लोग लगातार जब किसी सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं तो सॉफ्ट मटेरियल क्या है, जाकर के व्हील की जितना भी पोर्स है उन सभी में भर जाता है। तो इसको कहा जाता है क्लॉगिंग कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहा जाता है, क्लॉगिंग कहा जाता है। तो ये क्या मान सकते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल की हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्राइंडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, उसकी व्हील क्या है, उसकी बार बार क्लॉगिंग हो जाती है, जो उसके व्हील है उसकी क्लॉगिंग बार बार हो जाती है। तो ये हो जाता है सॉफ्ट मटेरियल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंडेड ड्यू टू फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग। द हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व, ज़्यादा टेम्परेचर, देखिए ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग होती है मोस्टली नॉर्मल टेम्परेचर पर ही की जाती है। उसमें जो दोनों फ्रिक्शन के कारण अगर कोई जो टेम्परेचर बढ़ जाए तो बढ़ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही की जाती है, उसमें किसी प्रकार के हम लोग हीटिंग नहीं करते हैं। रैपिड व्हील वेयर, देखिए व्हील की वियर जो होता है, जो व्हील है लगातार घिस जाती है, वो होती है जब हम लोग हार्ड मटेरियल की हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो व्हील बहुत तेजी से घिस जाता है। लो वर्क पीस स्टिफनेस, वर्क पीस की स्टिफनेस से मतलब नहीं होता है ज़्यादा। ठीक, तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट इन अ ग्राइंडिंग प्रोसेस आर मोर देन दोस इन टर्निंग फॉर द सेम मेटल रिमूवल रेट बिकॉज ऑफ द। इन्होंने कहा है कि जब हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो मतलब मेटल रिमूव करने, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट पहले जान लीजिए। स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या मतलब होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक, मतलब कितनी एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव। मतलब हम लोग जितना मटेरियल रिमूव कर रहे हैं उसके पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक, ग्राइंडिंग व्हील के लिए क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्यों, अगर टर्निंग से हम लोग कंपेयर करें तो काफ़ी कम होता है। क्यों ऐसा होता है, तो इन्होंने पूछा, उसके कारण पूछे हैं। तो देखिए क्या होता है, जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्राइंडिंग होता है, तो ग्राइंडिंग का स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी अधिक होता है। क्योंकि देखिए जो ग्राइंडिंग प्रोसेस जो मटेरियल का रिमूवल होता है वो काफ़ी फाइन चिप के फॉर्म में होता है, मतलब बहुत ही छोटे चिप के फॉर्म में होता है। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि उसमें जो मटेरियल का रिमूवल हो रहा है वो काफ़ी कम होता है, जबकि हमको जो एनर्जी दे रहे हो तो बहुत अधिक मात्रा में दे रहे होते हैं। जबकि टर्निंग में मटेरियल का रिमूवल अधिक होता है, मतलब मटेरियल अधिक मात्रा में हम लोग उसमें से मेटल से हटाते हैं, जबकि उसमें एनर्जी हम लोग कम देते हैं। ठीक, तो इस तरह से, तो यही इन्होंने पूछा ऐसा क्यों होता है। तो इसके देखिए 4 कारण दिए हुए हैं। पहला कारण दिया है
स्पेसिफिक प्रेशर बिटवीन व्हील एंड वर्क बीइंग हाई। दोनों के बीच में जो स्पेसिफिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है कि दोनों स्पेसिफिक बिट मतलब वर्क और व्हील के बीच में जो इस मतलब स्पेसिफिक प्रेशर है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये बात गलत है, इसका आंसर नहीं है। दोनों के बीच में जो स्पेसिफिक प्रेशर है वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में जो प्रेशर होता है वो अधिक मात्रा नहीं होता, दोनों के बीच का जो प्रेशर हम लोग नॉर्मल ही रखते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है। टर्निंग और दोनों को भी टर्निंग और ग्राइंडिंग बीच में जो हम लोग वर्क पीस का जो प्रेशर रख रहे हैं वो मोस्टली नॉर्मल ही होता है। दूसरा दिया साइड इफेक्ट ऑफ द लार्ज कॉन्टैक्ट एरियाज बिटवीन व्हील एंड वर्क, ये इसका आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो टर्निंग होता है, जब टर्निंग में मान लीजिए वर्क पीस है, यहाँ पे हम लोग का टूल होता है इस तरह से, ठीक, तो इसमें क्या सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट कांटेक्ट के कारण आसानी से इसका मटेरियल उतरता चला जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है। ठीक, तो ये मान सकते हैं पॉइंट कांटेक्ट होता है तो काफ़ी कम होता है। जबकि इसमें क्या है, जो ग्राइंडिंग के समय क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील है और इस पर व्हील है, तो इसमें जो कांटेक्ट होता है, इसकी जो जितनी ग्राइंडिंग व्हील की चौड़ाई होती है उस पूरा एरिया कांटेक्ट में आता है, तो रबिंग बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में हीट लॉस होता है और बहुत अधिक वर्क हमको करना पड़ता है। तो इसी के कारण उसकी स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो साइज इफेक्ट ऑफ द लार्जर कॉन्टैक्ट एरियाज बिटवीन व्हील एंड वर्क के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बहुत अधिक ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसकी स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिर उन्होंने कहा हाई कटिंग वेलोसिटीज़। ठीक, कटिंग वेलोसिटीज़ देखिए वो तो टर्निंग में भी हाई रख सकते हैं, उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता है। फिर दिखा है हाई हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग से बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो हीट प्रोड्यूस तो होती है तो उसको तो नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ठीक, लेकिन दोनों के बीच में एनर्जी रिक्वायरमेंट अधिक क्यों है, क्योंकि एरिया अधिक है, जिसके कारण दोनों में बहुत अधिक मात्रा में लगातार घर्षण बना रहता है। उसका घर्षण को ओवरकम करने के लिए हमको अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखिए कुछ इसका स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट आप याद कर लीजिए कुछ चीज़ों का, जो कि आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट ग्राइंडिंग के लिए होता है, ग्राइंडिंग के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 50 जूल पर mm³ होता के आसपास होता है। ठीक, जबकि अगर टर्निंग की बात करें तो टर्निंग में जो होता है वो लगभग 2 से 5 जूल पर mm³ ही होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा है ग्राइंडिंग व्हील किस प्रकार का ऑपरेशन है, इसका एफिशिएंसी क्या है, तो ग्राइंडिंग व्हील की जो ग्राइंडिंग प्रोसेस का जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी लोडेड व्हेन द, ग्राइंडिंग व्हील को लोडेड कब कहा जाता है, the metal particles get embedded in the wheel surface blocking the interspace between the cutting grains। तो इन्होंने कहा है कि जब मेटल पार्टिकल जो ग्राइंडिंग व्हील है हमारी उसके बीच जो ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस है उसके बीच में क्या है, एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उसी के साथ ही इस प्रकार से उसमें मिक्स हो जाते हैं और उसको क्या है, उसके सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं और उसके जो ग्राइंडिंग व्हील का अब्रेसिव के बीच में जो जगह है उसको भर देते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा, यही जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है ग्राइंडिंग व्हील लोडेड हो गई है। लोडेड हो गई मतलब ग्राइंडिंग व्हील पे लोड बढ़ गया है, मतलब जो मेटल पार्टिकल्स है उस पर भर गए हैं तो ग्राइंडिंग व्हील पे लोड बढ़ गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राइंडिंग व्हील लोडेड हो गई है। ठीक, दूसरा दिया है बॉन्डिंग मटेरियल्स कम्स ऑन टू द सरफेस एंड व्हील बिकम्स ब्लंट। ठीक, इन्होंने कहा है ग्राइंडिंग मटेरियल, दूसरा थी कि इसका आंसर ए हो गया, मतलब यह ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग कब कहेंगे, कब लोडेड हो गया है, तब लोडेड कहते हैं जब मेटल पार्टिकल्स लगातार ग्राइंडिंग व्हील के चारों ओर चिपकते चले जाते हैं और ग्राइंडिंग व्हील का पे लोड बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील लोडेड है। ठीक, दूसरा ने कहा बॉन्डिंग मटेरियल्स कम ऑन द सरफेस एंड द बॉन्डिंग मटेरियल कम्स ऑन द सरफेस एंड द व्हील बिकम्स ब्लंट। इन्होंने क्या कहा है कि जो देखिए अगर ये ग्राइंडिंग व्हील है इस प्रकार से है और इसको क्या है लगातार जब इसे हम लोग चला रहे हैं, ठीक, तो जब ग्राइंडिंग व्हील के जो सबसे बाहर का अब्रेसिव है
बाहर के एब्रेसिव हो लगातार घिसते चले जाएं तो मान लीजिए कि ये ग्राइंडिंग व्हील पे कोई एब्रेसिव इस प्रकार से निकला है तो ये घिसता चला जाएगा और घिसते घिसते ये कम हो जाएगा। कम होते होते जब इस प्रकार से कम हो जाएगा तो सिर्फ बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, एब्रेसिव अंदर रह जाएगा, तो वो बॉन्ड लगातार उसको घिसने लगेगा तो क्या हो जाएगा वह कि ग्राइंडिंग व्हील ब्लंट हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लेजिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्लेजिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्लेजिंग कहा जाता है। ओके, अब तीसरा क्या है, तीसरा वर्क पीस बीइंग ग्राउंड कम्स टू स्टॉप इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। जब सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में वर्क पीस क्या है, रुक जाता है और होते होते मतलब जैसे हम लोग वर्क पीस से हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो ग्राइंडिंग करते होते कहते हैं कि उसमें जैसे वर्क पीस है, ये एक वर्क पीस सिलेंड्रिकल है, दूसरा सिलेंड्रिकल है, दोनों को हम लोग इस प्रकार से ग्राइंडिंग लगातार कर दोनों लगातार अपने सरफेस पे घूमते चले जाते हैं। लेकिन अगर दोनों एक में इसमें से कोई एक रुक जाता है तो हम कहते हैं जाम हो गया। इसे क्या कहते हैं, जाम हो गया। दोनों से क्या कहेंगे हम लोग, दोनों को जैमिंग ऑफ द व्हील कहेंगे। अगला दिया है ग्राइंडिंग व्हील स्टॉप्स बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज डेप्थ ऑफ कट। तो ये भी क्या है, बहुत अधिक ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट अगर हम लोग दे देंगे तब भी जाम हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं, जामिंग कहते हैं। दोनों क्या कहते हैं, जाम हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके नाम। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील इज सेट टू बी लोडेड। कब उसको लोडेड कहा जाएगा, जब उसमें मेटल सरफेस लगातार चिपक गए होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय। इनका इंटरनल गियर्स किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इंटरनल गियर्स किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इनके देखिए 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं कि एक दिया है हॉबिंग, देखिए एक ऑप्शन के दिया है कि हॉबिंग, गियर शेपिंग विथ रैक कटर, गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर और गैंग मिलिंग। तो इंटरनल गियर्स जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इंटरनल गियर जब भी बनाए जाते हैं तो बनाए जाते हैं गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर। गियर शेपिंग कैसे, पिनियन कटर की सहायता से हम लोग गियर शेपिंग करते हुए इंटरनल गियर बना सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो देखिए इसके अलावा और भी कई प्रकार के गियर कटिंग ऑपरेशन होते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और साथ में यदि अभी तक अगर आपको हम चाहते हैं कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहूं, तो अगर आपको निम्नलिखित में से जो भी समझ में नहीं आया हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसमें नंबर 1 क्या मिल जाएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा नंबर 1 जो आज का लेक्चर है। नंबर 2 आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिस पे आप जाकर के पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। तीसरा अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा और साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक का भी एक लिंक मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।